सभी को नमस्कार। तो आज हमें हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी पड़ जा रहा है ना, क्योंकि हम हिस्ट्री से वो सारी गलतियों से हम अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं जो पीछे वाले व्यक्ति ने गलतियां किया था। कई बार आपने ये सुना होगा कि गलतियां से ही इंसान सीखता है। तो इतना भी हम गलतियां ना कर ले कि हमारी जिंदगी ही छोटी पड़ जाए, क्योंकि हम लोग की जिंदगी उतनी बड़ी नहीं होती है कि गलतियां से सीख सीख करके आगे बढ़े। इसलिए दूसरों को गलतियां जो किया है वो हम अपनी जिंदगी में वो गलतियां नहीं करें, ठीक है, और जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। और हिस्ट्री को रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री को आप जब रटिएगा तो आप चीजों को समझ नहीं पाइएगा। केवल आप डेट डेट कई लड़के क्या होते हैं कि डेट के फेर में हिस्ट्री को आप भारी समझ लेते हैं। जी बिल्कुल नहीं। आपको डेट से मतलब बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। आप डेट तो वो जब कहानियां याद रहेगी ना, तो वो आपको डेट ऐसी खुद ब खुद एक दो बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री को आप एक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा के रूप में यूज कीजिए, क्योंकि वो क्या होगा ना कि आपको पर्सनल जिंदगी में भी आपको काम देगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आज हमें मराठा पढ़ना है। और मराठा क्या उसके जिंदगी में संघर्ष होता है, कितने से छोटे से क्षेत्र से एक बड़ा क्षेत्र बनाता है, वो सभी चीज आपके सामने हम दिखाएंगे। अब बिल्कुल इजी तरीके से ठंडे दिमाग से समझिएगा, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट दे करके, ठीक है। इजीली तरीके से आपको हम समझ में आएगा, ठीक है, एकदम अपनी भाषा में हम बताएंगे। अब देखिए, बात करते हैं मराठा का। सबसे पहले ये मराठा जो बात है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। जिसमें रफ हमने एक मैप ले लिया, इंडिया है, ठीक है। और जिसमें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, यहाँ जो लोग रहते हैं ना, इसे मराठा बोला जाता है। और यहाँ जो भाषा होती है यही मराठी बोली जाती है। अब इसी क्षेत्र में एक छोटा सा जगह पहले था, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, कौन? शाहजी भोसले। अब ये शाहजी भोसले जो थे, इनके पूर्वजों का कुछ जमीन था, कुछ पूर्वजों का जो जमीन था, जैसे में पापा के होगा, इनके दादाजी का होगा, और अच्छा खासा जमीन था, ठीक है। तो इनकी पत्नियां थी, पहले से इनका शादी हो चुका था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। तो इनकी पत्नियां दो थी। तो जो पहली पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नियां थी दो, तो एक पत्नी का नाम था जीजाबाई, ठीक है। और एक पत्नी, ये पुरानी वाली पत्नी थी, और एक जो नई पत्नी से जिनका शादी हुआ था नई से, उनका नाम था तुकाबाई, ठीक है, तुकाबाई। और ये जीजाबाई का जो बेटा था ना, ये जीजाबाई का बेटा, यही कौन थे? शिवाजी थे। और यही शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1630 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब की बात हो रहा है? यही शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में होता है। कई किताबों में 1627 ईस्वी देता है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लिखना है। तो हम या करके लिख देते हैं 1627 ईस्वी, ठीक है। अब पूछिएगा कि हाँ, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिएगा, सी से शिवाजी और सी से शिवनेरी दुर्ग, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पढ़ना किन के बारे में है? शिवाजी के बारे में पढ़ना है। तो तुकाबाई का बारे में नहीं पढ़ना है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हिस्ट्री में वो चीज को पढ़ना है जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड है। हमें सभी चीज को पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं हमें उसी चीज को लेकर चलना है, ठीक है। और चीज इजिली हम तरीके से हमें समझ भी आना चाहिए। तो अब देखते हैं, यही शिवाजी के बारे में देखते हैं। तो ये शिवाजी जो है, यही मराठा का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। यानी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यही करने वाले व्यक्ति कौन है? शिवाजी है। अब चीजों को यहाँ पे हमने वही चीज को यहाँ पहले से लिख चुका है, ठीक है। इनके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? तो शिवाजी है। इनके पिताजी कौन है? तो ये पिताजी शाहजी भोसले हैं, ठीक है। और इनकी कितनी पत्नियां थी पहले से? एक और पत्नी का नाम क्या था? पहले से जो पत्नी थी उनका नाम था जीजाबाई। और एक और जो नई वाली पत्नी हुई है उनका नाम क्या था? तो ये तुकाबाई नाम था। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम? तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजाबाई का बेटा कौन थे? तो जीजाबाई का जो बेटा थे वो उनका नाम क्या था? शिवाजी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हमने देखा कहाँ पे? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, ठीक है। दुर्ग मतलब किला होता है। शिवनेरी दुर्ग में क्या होता है? इनका जन्म होता है। कब होता है जन्म? तो 1630 ईस्वी, या आप 1627 ईस्वी, कुछ भी लेकर के चलिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होता है कि इनके गुरु है शिवाजी का कोई ना कोई, जैसे में जिंदगी में आपके भी जिंदगी में गुरु होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी में गुरु नहीं होते हैं, हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ गुरु होते हैं ये। तो इनके भी दो गुरु थे, ठीक है। ये शिवाजी के गुरु कितने थे? दो गुरु थे। और दो गुरु काफी इंपॉर्टेंट है, वो दोनों गुरु को हमें देखना है और याद भी रखना है, ठीक है। नाम को याद करना पड़ेगा। नाम याद करने के लिए आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहानियां आपको भले याद रहेगी, लेकिन नाम कैसे याद कीजिएगा? नाम इसलिए आपको 2-3 बार क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ जाता है। अब क्या होता है, ये व्यक्ति कौन है? शिवाजी। शिवाजी का गुरु कौन है? दो गो है। एक है दादाजी कोंडदेव। दादाजी क्या है? कोंडदेव। अब ये कोंडदेव जो है ना, ये कोंडदेव, ये है राजनीतिक गुरु। कैसा गुरु है? राजनीतिक गुरु, ठीक है। राजनीतिक गुरु का मतलब समझ रहे हैं ना? राजनीतिक गुरु
और एक थे कौन, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु थे, ये गुरु थे जो कौन थे, ये गुरु रामदास थे। अब देखिएगा इनके पास में दो गुरु हैं। अब जो समझ जाइए कि जो व्यक्ति को दो गुरुओं का शिक्षा दीक्षा मिल रहा है तो वो तो राजपाट अच्छा से करेंगे नहीं। तो हाँ बिल्कुल यही जिंदगी में इनके साथ होता है। इनके राजनीतिक गुरु कौन है, तो इनके राजनीतिक गुरु हैं दादाजी कोंडदेव है। आध्यात्मिक गुरु, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि राजनीतिक गुरु और ये आध्यात्मिक गुरु को कैसे याद करें। तो देखिएगा याद करने का थोड़ा सा निमोनिक हम बता देते हैं क्या, कि जैसे में ये क्या है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जिसमें दर्शन की भी बातें बताया जा रहा है, तो वो जो इसमें यानी आप धर्म से भी जोड़ सकते हैं। तो धर्म में देखिएगा तो राम आ रहे हैं, तो यानी रामदास। कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। और दादा, दादा यानी राजनीतिक चीज बताते हैं। घर में बैठते हैं तो दादा क्या बताते हैं, देखिए फलाना कहानी सुनाते हैं, तो ये राजनीतिक बातें सुनाते रहते हैं। तो हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी बात को हम बता देते हैं कि ये गुरु जो रामदास जो है ना, ये रामदास एक ग्रंथ को रचना करते हैं, ठीक है। एक ग्रंथ का रचना करते हैं। ये ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये ग्रंथ का नाम है दासबोध। ये ग्रंथ का नाम क्या है, दासबोध। तो कई एग्जाम में काफी ऐसे ही फ्लुएंटली पूछ दिया जाता है कि दासबोध किनकी रचना है। ये जो दासबोध जो रचना देख रहे हैं ना, ये दासबोध किनकी रचना है, तो ये दासबोध जो रचना है किनकी रचना है, तो गुरु रामदास की रचना है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें समझ में पूरी तरह से आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके जो पिताजी जो हैं, यहाँ तो मिटा देते हैं, हाँ बिल्कुल मिटा देते हैं। अब इनके पिताजी जो हैं, ये पिताजी कौन है, तो शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले क्या करते हैं कि इनके पास पहले से कुछ तो जागीरें थी, तो हाँ बिल्कुल जागीरें थी। तो अब वो क्या करते हैं ना कि जो पहले की जो जागीरें थी वो जीजाबाई को सौंप देते हैं। और उनके पास में तो देखिए बेटा होता है ना, तो बेटा कहीं भी रहे लेकिन माँ के साथ में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो बेटा यानी जीजा, ये जीजाबाई जो है, ये जीजाबाई का बेटा कौन है, शिवाजी। और इस शिवाजी और जीजाबाई दोनों को क्या करते हैं कि जागीरें जो होती है सौंप देते हैं। कौन सौंप देते हैं, यही शाहजी भोसले। अब ये शाहजी भोसले सौंप देते हैं। सौंपने के बाद में जो बगल वाले जो राज है, ये बगल वाले प्रांत में क्या होते हैं, चले जाते हैं। वहीं पे ये क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। और अपनी नई वाली पत्नी के साथ में ये वहीं पे नौकरी करने चले जाते हैं, पहले से ही नौकरी करते थे। अब ये इनके पास में अच्छी खासी जागीरें भी थी। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं ना कि कुछ ही जो अलग बलग जो क्षेत्र हैं, अलग बलग क्षेत्र को क्या करते हैं, ये जीतना स्टार्ट करते हैं। जीत करके क्या करते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपना एक संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और क्या होता है कि कई क्षेत्रों को अपने में जब मिलाते 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 कुछ इनके हौसला जब बढ़ जाती है, काफी हौसला बढ़ जाता है, ठीक है। तो बात आता है कि जावली एक स्थान है, जावली। जावली उस समय वहां का स्थान था बगल वाले में, ठीक है। तो जावली स्थान को क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं। इससे पहले छोटे छोटे प्रांत को जीत लिया था, ठीक है। और जब जीत लिया था तो उससे क्या होगा, धन की अर्जित होगी, धन को इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि भर्ती भी तो करना है ना, सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे। तो अब क्या था ना कि ये जावली जो स्थान है, ये जावली को क्या करते हैं कि 1500, ये कब की बात है, तो 1656 की बात है। 1656 की बात है, क्योंकि 1630 ईस्वी में ही जब जन्म होता है, तो यानी 26 वर्ष की अवस्था की बात है। 26 वर्ष की अवस्था में जावली को क्या कर देते हैं, जीत जाते हैं आदमी। और वहां से काफी मात्रा में इन्हें धन प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है कि सैनिक ताकत बढ़ जाती है। अब जब जावली को जीत जाते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं कि रायगढ़, ये रायगढ़ जो है महाराष्ट्र में ही एक स्थान है, रायगढ़ को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बना लेते हैं। राजधानी क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि किसी भी देश का राजधानी सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। अगर किसी भी देश पर कब्जा करना है ना, तो उसकी राजधानी पर कब्जा कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए कि आपको पाकिस्तान पर कब्जा करना है, तो पाकिस्तान पर कब्जा करना है तो उसके लिए कुछ नहीं, पूरा देश को कब्जा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सीधा जाइए और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लीजिए, वो देश आपका हो गया पूरी तरह से। क्योंकि जो प्रमुख जो होते हैं ना, वो राजधानियां में ही बैठते हैं, ठीक है। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो क्या बैठते हैं, राजधानियां में ही बैठते हैं। और राजधानियां को कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि वहीं से पूरा देश कंट्रोल हो रहा था, तो अब आपके हाथ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो रायगढ़ को क्या करते हैं, तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी की बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल करके आ जाता है कि ये मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मराठा की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें बिल्कुल तरह से समझ में आ गया है। अब आप बताइएगा कि जैसे ही आप तरक्की कर रहे हैं तो क्या आपके पड़ोसी चलेंगे नहीं, तो हम बिल्कुल चलेंगे, जलना तो लाजमी है। तो जो आसपास के जो राज्य है, जैसे में हमने एक छोटा सा मैप लेता है, इसके हम मिटा देते हैं, अब यहाँ तक मिटा देते हैं, आगे देखते हैं।
अब क्या होता है ना कि छोटा सा एक हम मैप लेते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। जैसे में अब ये मराठा यहाँ तक अपना क्षेत्र क्या कर चुका है, बढ़ा चुका है, ये मराठा का है। अब जो बगल वाले जो है, ये बगल वाले यहाँ पे कौन है, यही है कौन, बीजापुर, ठीक है। अब ये बीजापुर जो है, ये बीजापुर में एक अब व्यक्ति है कौन, अफजल खां। ये बीजापुर का जो प्रमुख है, ये प्रमुख का सेनापति कौन है, अफजल खां, सेनापति। अब ये सेनापति को क्या करता है, ये बीजापुर का जो प्रमुख है, जो राजा है, इसे किसके खिलाफ भेजता है, मराठा के खिलाफ। क्योंकि जब आप तरक्की कीजिएगा ना तो बगल वाले आपसे जलेंगे ही, तो जलना भी लाजमी है। क्योंकि जब इसकी अपनी दिन पर दिन देख रहा है कि ताकत बढ़ाता जा रहा है, जब ताकत बढ़ाता जा रहा है तो हो सकता है कि इसकी ताकत ज्यादा हो जाए और फिर कल होकर के हम भी क्या कर दे, आक्रमण ना कर दे। ऐसा हो सकता है ना, तो हाँ कहिए कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसे ही अपनी इसकी ताकत बढ़ जाएगा, फिर उस पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जीत लेगा। तो इसीलिए क्या करता है कि यहाँ के जो राजा है, ये अफजल खां को क्या भेजता है कि इसके खिलाफ भेजता है। किसके खिलाफ भेजता है, तो ये शिवाजी के खिलाफ भेजता है। और इसके पास में सेना काफी मजबूत है। और ये जो शिवाजी जो है, ये देखिए, ये वाले जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और जब पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ के जो सैनिक है, शिवाजी के जो सैनिक है, ये खुले मैदान में युद्ध करने के लिए माहिर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है पहाड़ों में छिप छिप कर युद्ध करते हैं। जैसे में क्या होता ना है कि जैसे में पहाड़ी है, तो इस साइड से छिप गया और सेना जा रहा है तो पीछे से धर लिया और फिर मार दिया। यानी अब जैसे में क्या होता है, पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद पेड़ का रूप धारण कर लिया, पूरा शरीर में पत्ती लपेटे हुए है। इसी तरह के ये युद्ध में, जिसको आप बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, ये छिप छिप करके युद्ध करता है। उसमें ये व्यक्ति क्या था, इसकी जो शिवाजी के जितने भी सैनिक थे वो सभी माहिर थे। लेकिन खुली मैदान में लड़ना एक अलग बात है, क्योंकि खुली मैदान में तलवार से लड़ना पड़ता है, भाले से लड़ना पड़ता है। तो खुली मैदान में इस व्यक्ति बिल्कुल माहिर नहीं था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लोल ही था, मतलब कि जो पूरा माहिर नहीं था। उसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता किसकी थी, यही अफजल खां के जो सैनिक है, यानी सेनापति जो अफजल खां है, उसके जो सैनिक है वो सबसे ज्यादा माहिर थे। अब ये विशाल सेना लेकर के किसके खिलाफ आ जाता है, तो यही शिवाजी के खिलाफ आ जाता है। अब इतनी बड़ी विशाल सेना देख करके शिवाजी घबरा जाता है, इनकी हालत टाइट हो जाती है, हालत टाइट हो जाती है। तो अब ये व्यक्ति अब डायरेक्ट यहाँ पे हमला भी नहीं कर रहा है। कहाँ पे हमला नहीं कर रहा है, ये शिवाजी के क्षेत्र पर क्यों नहीं हमला कर रहा है, क्योंकि इसे भी तो डर है। इसे भी डर क्या है कि हम तो माहिर हैं ये मैदान इलाकों में लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पहाड़ों में जाएंगे, अखनी छुप छुप के हमको लपेट देगा, तब क्या करेंगे। यानी दोनों एक दूसरे से ही डर रहा है, ठीक है। तब क्या करता है ये अफजल खां एक ऑफर देता है, ऑफर या ऐलान कहिए, जो भी कहिए, शिवाजी को बोलता है कि तुम हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलो। यानी व्यक्तिगत रूप से क्या कर दो, मिलो। यानी सेना वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है, ना तुम्हारा सेना रहेगा ना मेरा सेना रहेगा, हम और तुम एक कमरे में मिलते हैं, ठीक है। तो एक कमरे में मिलता है कौन, शिवाजी मिलता है, और फिर एक तरफ से कौन, अफजल खां। लेकिन ये शिवाजी को पता था, शिवाजी को पता क्या था कि ये ना इसकी चालबाजी है। किसकी चालबाजी है, अफजल खां की चालबाजी है हमें मारने की, क्योंकि हमें बुलाएगा फिर उसके बाद हमको लपेट देगा। तो ये व्यक्ति समझ गए थे कि इसकी एक चालबाजी है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने साजो सामान के साथ में ये क्या करते हैं, उससे मिलने जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं, तो अफजल खां से ये व्यक्ति मिलने जाते हैं। और वहीं पे क्या करते हैं कि ये अफजल खां करके यही जो व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। और वहीं पे 1659 ईस्वी की बात है, 1659 ईस्वी में क्या करते हैं कि ये व्यक्ति को, यानी अफजल खां को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। यानी अफजल खां को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कौन, यही शिवाजी मार देते हैं। अब ये का मेन इंजन तो खत्म हो गया, क्योंकि सेनापति ही होता है जो डायरेक्शन देता है, बताता है कैसे युद्ध करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे आक्रमण सबसे पहले करना है, कितनी टुकड़ियां होगी जो इस साइड से जाएगी, कितनी टुकड़ियां होगी जो उस साइड से जाएगी, ये सभी कौन बताते हैं, तो ये सभी बताता है सेनापति। अब सेनापति ही क्या हो चुका है, मारा जा चुका है। यानी इंजन ही अब खत्म हो गया। जैसे में ये आपके पास ट्रेन है, जब ये आपके पास ट्रेन है और ट्रेन का इंजन ही नहीं है, ट्रेन का इंजन ही खत्म हो गया, तो ये बोगी कहाँ तक जाएगा, इधर उधर ऐसी तो रह जाएगा। अब ये क्या करते हैं कि शिवाजी अफजल खां को लपेट दिया। अफजल खां को लपेटने के बाद में क्या होती है कि जो नेतृत्व विहीन सेना, जिसको आप बोल सकते हैं, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, ठीक है, सेना अपने मन से खुद से काम कर रहा है, और उस पर शिवाजी क्या कर देते हैं, प्लान के मुताबिक हमला कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि उसको नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, अब प्लान के मुताबिक हमला कर देते हैं। जब हमला कर देते हैं तो उनकी नेतृत्व विहीन सेना जो होती है वो काफी संख्या में मारी जाती है, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं।
और उसके बाद में जो तोपे यहाँ से मिलती है, जो क्योंकि ये व्यक्ति है अफजल खां, ये तो कुछ खाली हाथ तो आया नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ आया होगा। तो ये व्यक्ति तोप वगैरह जो लेकर के आता है, ये सब पर कब्जा किनका हो जाता है, तो ये सब पर कब्जा हो जाता है किनका, यही शिवाजी का। अब शिवाजी को बहबहे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मात्रा में इनको तोप मिल जाता है, और बहुत सारे मात्रा में जब तोप मिल जाएगा तो ये अपनी सेना को क्या करेंगे, और मजबूती ढंग से प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहिएगा बिल्कुल, अब ये तो अपनी सेना को और मजबूत बनाएंगे। अब क्या होती है कि अब इन पर कब्जा कर लेते हैं इस पे, और यहाँ से क्या होती है, 4 लाख के क्या होती है, आय आना स्टार्ट हो जाता है, 4 लाख खून की स्टार्ट हो जाती है। देखिए बोलिए कि खून क्या था, तो ये खून उस समय की मुद्रा था, जैसे में आज हम बोलते हैं ना कि रुपया हम लोग का मुद्रा है, बोलते ना कि 4 लाख है, तो 4 लाख क्या, तो रुपया, तो उसी टाइम उस टाइम 4 लाख क्या, तो 4 लाख खून, और वो क्या था, मुद्रा। जैसे आज जिस प्रकार से हम लोग मुद्रा रुपया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से उस टाइम खून मुद्रा था। ठीक है, तो यहाँ से आमदनी कितनी फिक्स हो गई, 4 लाख खून की आमदनी फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये व्यक्ति क्या हो गया, इस व्यक्ति को क्या हो गया, यहाँ से अब इसका जो शक्ति है पूरी तरह से बढ़ गया। अरे पूरी तरह से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो बोले कि हाँ, नीचे में तो पूरा बढ़ गया। ये नीचे कहने का मतलब इस साउथ इंडिया में तो अभी शक्ति पूरी तरह से इसका बढ़ा हुआ, अब इसके टक्कर में तो कोई है, तो बोले ये कोई नहीं है इसके टक्कर में, और सिर्फ अकेला यही बचा हुआ है। एक और बचा हुआ है हैदराबाद, ये हैदराबाद इससे टकरा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि वो खुद कमजोर है। ठीक है, जब हैदराबाद आएगा तो हैदराबाद की कहानियां हम बताएंगे। ठीक है, हैदराबाद को भी कैसे लपेटेगा सो देखते हैं। अब देखिएगा आसपास में क्या होता है कि ये अभी मजबूत स्थिति में चल रहा है, मजबूत स्थिति में चल रहा है, और ये जो ऊपर में जो सत्ता है, ये पूरा भी क्षेत्र, इसमें पूरा जो क्षेत्र अभी है, ये पूरा यहाँ से जो क्षेत्र है, ये अभी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत में है, यानी मुगल वंश के अंत में है। तो मुगल वंश में ये कब की बात बता रहे हैं, तो 1659 ईस्वी की बात बता रहा है, यानी 1659 ईस्वी में अफजल खां को क्या कर देता है, शिवाजी मार देते हैं। और फिर 1656 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी को कहाँ बनाते हैं, तो ये राजधानी बनाते हैं रायगढ़। ये रायगढ़ इनकी क्या होती है, राजधानी होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, औरंगजेब। ये औरंगजेब जो है ना, ये 1658 ईस्वी में ही मुगल की गद्दी पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, अब ये जस्ट एक साल बाद का होता है कि अफजल खां को क्या कर देता है, ये शिवाजी मार देते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, कुछ ही समय की बात होती है कि अब औरंगजेब को तो टेंशन आना लाजमी है, क्योंकि टेंशन आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि यहाँ से ये अपने साम्राज्य को काफी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और टेंशन इसे भी इसलिए हो रहा है कि कहीं ये अपनी शक्ति को इतना ज्यादा मजबूत ना कर ले कि कल हो करके ये हम पे ही हमला कर दे। ये कौन सोच रहा है, ये औरंगजेब सोच रहा है। इसलिए सोच रहा है ना कि अगर ये अपनी सेना को इतना भी मजबूत ना कर ले कि कल हो करके ये हम पे ही हमला कर ले, ये पहले ही फन उठाए, इसलिए हम इसके फन को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं। आप सुनते हो ना कि पहले जो तुम डसोगे क्या, कि पहले ही हम तुमको मार देते हैं, तो यही वाला हाल औरंगजेब करना स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है। तो इसके एक रिश्तेदार हैं जो दक्षिण में ही सूबेदार बना करके ये भेजे हुए हैं, दक्षिण को पूरा प्रमुख, यानी दक्षिण को भारत को कौन देख रहा था, ये शाहिस्ता खां। ये शाहिस्ता खां जो है ये दक्षिण का सूबेदार था, ये क्या था, सूबेदार था। अब ये व्यक्ति जो था ये रिश्तेदार था, किसका रिश्तेदार था, तो ये रिश्तेदार था औरंगजेब का। ठीक है, अब ये शाइस्ता खां को औरंगजेब बोलता है कि तुम उस पर डायरेक्ट हमला करो, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट जाओ और हमला करो। कोई पूछा कहा हमला किया, अमर मन, तो यही इसी हिसाब से क्या कहता है कि डायरेक्ट हमला करो, तो ये डायरेक्ट क्या कर देता है, हमला कर देता है। और डायरेक्ट हमला करने के बाद में क्या होती है, जो शिवाजी का जो पूना एक शहर है, आज भी शहर है, पूना आज भी शहर है, काफी खूबसूरत है, अच्छा है, जाकर के कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा, काफी सुंदर है। अब ये क्या होता है कि ये पूना पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में शाइस्ता खां अपना हेडक्वार्टर वहीं बना लेता है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ बना लिया, ये पूना में बना लिया, जिसको आप बोलते हैं मुख्यालय। ये मुख्यालय कहाँ बना लेता है, तो ये मुख्यालय बना लेता है पूना में। कोई दिक्कत, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ना हम फिर बताते चलते हैं कि देखिएगा, ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आए, अगर बाद में फिर रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो वो आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिएगा, हमने यहाँ तक देख लिया था कि राजधानी कहाँ बना लिए है, राजधानी यहाँ तक बना लिए हैं। ठीक है,
अब ये क्या था कि अफजल खाकर को ये व्यक्ति मार चुके हैं, फिर शाइस्ता खां क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद में ये पूना में क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में ये अपना हेडक्वार्टर कहाँ बना लेता है, पूना में बना लेता है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। अब पूना में हेडक्वार्टर बना लेता है, तो अब तो शिवाजी की समझिए कि एक शहर तो चला गया, चला गया ना, तो हम बोले कि बिल्कुल चला गया। तो अब शिवाजी कुछ प्लान सोचते हैं। प्लान क्या सोचते हैं, प्लान ये सोचते हैं ना कि जहां पे ये शाइस्ता खां जो हेडक्वार्टर बनाया है, यानी कुछ ना कुछ तो हेडक्वार्टर बनाया है, तो कुछ किला होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि ये कौन, यही शिवाजी, ये शिवाजी क्या कर देते हैं कि हमला कर देते हैं। यही जहां पे राजधानी बनाया था, वहां पे जहां पे शाइस्ता खां ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था ना, मुख्यालय बनाया था ना, वहां पे शिवाजी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद में क्या होता है कि शाइस्ता खां का बेटा यहाँ था, क्या था, शाइस्ता खां का बेटा था। और कुछ जो सिपाही है थे ना, सिपाही, वो सिपाही क्या हो जाते हैं, सिपाही का काम होता है कि रक्षा करना, ठीक है। सिपाही का काम क्या होता है, रक्षा करना, राजा को बचाना होता है। सामने से गोली चल रही है तो गोली खुद को खाना है, ठीक है ना, राजा को बचाना है, हर हालत में बचाना है। तुम्हारी जान जाए, तुम्हारी जान को कोई कीमत नहीं है, राजा की जान की कीमत है। तो इसीलिए सिपाही क्या होता है, मारा जाता है, और इसका बेटा क्या हो जाता है, ये मारा जाता है। और यहाँ पे जब मारा जाता है और फिर उसके बाद पूना पर अधिकार किसका हो जाता है, शिवाजी का हो जाता है। अब जैसे ही ये बात वहां किससे, औरंगजेब को पता चलता है, तो औरंगजेब को पता चलेगा तो बेइज्जती होगा ना, क्योंकि इस व्यक्ति, ये इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, इसे सब कुछ दिया, इसे सब कुछ दिया, कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो लो, लेकिन शिवाजी को तुम हर हाल में हराओ। लेकिन हराया कहां, कब्जा तो किया, लेकिन फिर क्या था कि शिवाजी ये पूना में जाते हैं और इसके बेटा को मार देते हैं, और सिपाही जो था कुछ रक्षा कर्मी उसको भी मार देते हैं, और फिर से किस पूना पर क्या कर लेते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि बदनामी होगा कि नहीं होगा औरंगजेब को, कितने बड़े साम्राज्य का मालिक वो एक छोटा सा राज्य वाला यह क्या कर देता है, हरा देता है। काफी ज्यादा बदनामी होना लाजमी था। अब क्या था कि अब ये औरंगजेब था, ये शाइस्ता खां पर खिसिया गया कि तुम एकदम लोले हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम दम लोल हो। अब ये शाइस्ता खां को क्या करता है कि तुम्हारा छुट्टी, ये औरंगजेब इससे क्या बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा विनोद, अब तुम यहाँ से हटो। अब ये शाइस्ता खां को क्या कर देता है, अब ये शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है, यहाँ से भगा देता है, तो ये बंगाल का सूबेदार बन जाता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ते होंगे कि फ्रांसीसी कंपनी को जो अधिकार दिया था, चंद्रनगर को दिया था, यही शाइस्ता खां दिया था। देखिए कैसे कैसे कहानियां जा रही है, था। अब ये इसको हटा करके ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया, बंगाल में भेज दिया, यानी इस क्षेत्र में भेज दिया। यानी कहाँ पे भेज दिया, देखिए जैसे में ये हमारा इंडिया है, तो जो पहले यहाँ था अब कहाँ भेज दिया, यहाँ बंगाल में भेज दिया कि अब तुम उधर समझाओ, संभालो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो तो तुमको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो अब इसे एक बार मिटा लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसे मिटा लेते हैं। अब क्या था कि अब ये व्यक्ति को कहाँ भेज देता है, तो अब ये व्यक्ति को भेज देता है कहाँ, तो ये व्यक्ति को भेज देता है कहाँ, तो ये व्यक्ति को भेज दिया है बंगाल में भेज दिया है। अब एक व्यक्ति है कौन, काफी अच्छे व्यक्ति हैं और काफी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं। वो व्यक्ति है कौन, आमेर के राजा, ठीक है। आमेर के राजा हैं वो, आमेर के राजा कौन है, तो जयसिंह, ठीक है। अब ये जयसिंह जो है ये डायरेक्ट हमला नहीं करता है। अब देखिएगा, अब क्या था कि अब से अब जो है, अब इसे फिर एक बार देख लेते हैं। अब जो समय, अब यहाँ पे कौन है, ये मराठा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी साम्राज्य किसके हाथ में है, ये पूरा साम्राज्य, ये यहाँ पे कुछ क्षेत्र है शिवाजी का है, सॉरी शिवाजी का है, औरंगजेब का है। अब देखिएगा औरंगजेब का है, तो समझिए कि पूरी मजबूत सेना अभी किसके पास में है। हर कोई जो देखेगा बिल्कुल कहेगा कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़े क्षेत्र का मालिक, तो राजा तो यही होगा, यानी शक्तिशाली तो यही होगा। हाँ बिल्कुल, अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही औरंगजेब ही है। अब क्या था कि अब डायरेक्ट दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी है औरंगजेब के बीच और मराठा के बीच में, डायरेक्ट दुश्मनी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसके व्यक्ति को शिवाजी क्या कर चुके हैं, लपेट दिए हैं, ठीक है। जब लपेट दिया तो दुश्मनी तो आमना सामना हो चुका है, प्रत्यक्ष रूप से हो चुका है। अब ये क्या करते हैं कि एक और व्यक्ति को, शाइस्ता खां को तो भगा दिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा विनोद, तुम दम पक्का विनोदे हो। अब एक और व्यक्ति को कौन है, तो वो व्यक्ति है जयसिंह। अब ये जयसिंह को क्या करते हैं कि एक प्रमुख, सेना प्रमुख बना करके भेजते हैं कि जाओ संभालो। ये औरंगजेब भेज देता है कहाँ, दक्षिण में भेजता है कि जाओ संभालो और उसे हर हाल में जीत करके आओ।
तो अब ये व्यक्ति सूझबूझ से काम लेता है। जैसे में आप ये हर बात सुन रहे होंगे कि दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, ये सुने है ना। तो अब ये व्यक्ति क्या था, ये जयसी क्या किया कि ये शिवाजी के जितने भी दुश्मन थे, जैसे में देखिए तीव्र गति से क्या कर रहा था, ये अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा था। तो तीव्र गति से जब क्षेत्र को बढ़ाएगा, जैसे ही आप विकास करने तीव्र गति से कीजिएगा तो आपके आसपास लोग क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यही सबसे पहले भी क्या व्यक्ति क्या किया कि इसके आसपास के दुश्मन से क्या किया, संपर्क करना स्थापित कर दिया। डायरेक्ट हमला नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पहले इसके दुश्मन से मिलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ताकि उससे हमें क्या मिल सके, कुछ सहयोग मिल सके। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या था, इसे पूरी तरह से सहयोग मिल गया। इसे सहयोग क्या हो गया, बोला कि हम ठीक है, हम देंगे, वो तो हमारा दुश्मन है, हमारा तबाह के लिए है। ठीक है, अब क्या था, सहयोग मिल गया। अब इनका एक किला है पुरंदर। ठीक है, ये पुरंदर पर क्या करते हैं, काफी नजदीक से जय से क्या कर देता है, घेरा डाल देता है। यानी जैसे मैं मान लिया कि ये किला है, ठीक है, अब ये किला है, तो इस किला में जो कई सारे, जैसे में बाउंड्री मारा हुआ है, जैसे में एक किला हमने देख लिया। ठीक है, अब ये किला क्या है, बाउंड्री मारा हुआ है, तो अब ये आसपास सेना चारों तरफ से लगा दिया, एकदम नजदीक से लगा दिया। ठीक है, अब जब नजदीक से चारों तरफ से सेना, क्योंकि बहुत सारे सेना मुगल साम्राज्य से इसे भेज दिया गया था कि तुम हर हाल में किसी भी हालत में उसे हरा के आना है, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें जितना चाहिए वो लो, लेकिन हम उसको हारते देखना चाहते हैं। एक को किसका सीधा बोल रहा है, ये औरंगजेब बोल रहा है। अब ये काफी नजदीक से हार गया था। कुछ जैसे में आप क्या होता है ना कि जैसे में एक किला है, तो आप 6 महीने तक या साल भर तक क्या कर सकते हैं, बहुत तब बहुत 6 महीने तक या साल भर तक क्या कर सकते हैं, बहुत तब बहुत रह सकते हैं, बहुत तब बहुत रह सकते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या था कि 6 महीना साल भर तक तो रहा, लेकिन फिर उसके बाद क्या था कि ये उसके बाद क्या होता ना है कि उसके बाद क्या कहता है कि अब इसे एहसास होने लग जाता है। किसे एहसास होने लग जाता है, एहसास किसे होने लग जाता है, तो एहसास इसे होने लग जाता है शिवाजी को। ठीक है, ये शिवाजी को क्या हो जाता है, एहसास होने लग जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये पुरंदर का जो किला है हमारे हाथ से क्या होने वाला है, निकलने वाला है। और उसी के पहले ये क्या करते हैं, जैसे में ये जो संधिया होती है, उसी के पहले ये 1664 ईस्वी में क्या होता है, ये 1664 ईस्वी में क्या होता है, सूरत को लूट लेते हैं। सूरत को क्या कर लेते हैं, ये व्यक्ति लूट लेते हैं। ठीक है, कब की बात है, ये 1664 ईस्वी की बात है। देखिएगा, सीरियल ढंग से हम चलते आ रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 1659 ईस्वी में किसको मार दिया, 1659 ईस्वी में अफजल खां को मार दिया। फिर उसके कुछ समय बाद में क्या किसको मार दिए, शाइस्ता खां को मार दिया। शाइस्ता खां को मार दिया कि दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुआ था कि फिर उसके कुछ ही समय के बाद 1664 ईस्वी में क्या करता है, ये मुगल वंश का बंदरगाह था, ये मुगल वंश का बंदरगाह था कौन, सूरत। अब ये सूरत को क्या कर चुका है, 1664 ईस्वी में लूट चुका है। अब अंग्रेज ये और औरंगजेब जो है पूरी तरह से गुस्सा में है, और पूरी तरह गुस्सा में है, और इसी बीच में ये क्या कर रहा है कि ये पुरंदर को काफी नजदीक से क्या किए हुए है, घेरे हुए है। कौन, घेरे हुए है, ताकि अब क्योंकि दुश्मनी अब तो खुला खुली हो रहा है। अब जब पूरी तरह से घेरे हुए है, शिवाजी को एहसास हो गया है कि अब हमारे हाथ से क्या हो सकती है, कि ये पुरंदर क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो उसी के क्रम में ये व्यक्ति क्या करते हैं कि उसी के क्रम में एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा 1764 ईस्वी में सूरत को लूटा, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि यही 1764 हमने बोल दिया, नहीं 1664 ईस्वी में क्या होता है, सूरत को लूटता है। और फिर उसके बाद में 1665 ईस्वी में क्या होता है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, पुरंदर की क्या होती है, संधि होती है। अब ये पुरंदर की संधि होती है, तो आप खुद बता सकते हैं कि युद्ध हारने के कगार पर कौन था, तो बोलेगा कि बिल्कुल शिवाजी हारने के कगार पर था। यहाँ से कूटनीति का सहारा लेता है, और सहारा लेने के क्रम में क्या करता है कि पुरंदर की संधि कर लेता है। ठीक है, पुरंदर की संधि में क्या होती है कि कुछ बातें रखी जाती है, वो बातें क्या है वो देखते हैं। शिवाजी के पास में क्या था, 35 गो किला था, यानी 35 गो किला पर शिवाजी का क्या था, अधिकार था, किला। ठीक है, अब किला पर कितने अधिकार था, 35 किला पर था, जिसमें से 23 किला जो था ये मुगल को दे दिया, बोला कि ठीक है तुम रखो। और जो 12 किला जो था ना, ये 12 किला खुद रख लिया, ये खुद रख लिया। ये 12 किला में से 1 लाख हून की आय होती थी, कितने की आय होती थी, 1 लाख हून की। और ये जो 23 किला है, यहाँ से 4 लाख हून की आय होती थी। तो ये किसे दे दिया गया, तो ये मुगल को दे दिया गया, यानी जय सिंह के पास में ये है, यानी मुगल औरंगजेब को दे दिया गया है।
और ये क्या है, यहाँ से 12 लाख की क्या होती है, 12 जो किला है वहां से 1 लाख की क्या होती है, आय होती है। पुरंदर की संधि के तहत ये होता है। इसे मुगल को दिया और ये किसके पास में रह गया, शिवाजी के पास में रह गया। अच्छा, और फिर और पूछेगा कि ये 4 लाख जो खून था, ये 4 लाख खून, तो ये 4 लाख खून कहाँ से मिल रहा था, तो यही बीजापुर से। तो ये बीजापुर से जो 4 लाख खून मिल रहा था, ये किसे मिलते रहा, तो ये इसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, ये शिवाजी को मिलते रह गया। और एक सबसे बड़ी बात क्या था कि ये सबसे बड़ी बात था कि तुम मुगल के अधिकार क्षेत्र में रहोगे, मुगल के अधिकार में काम करोगे, ठीक है, और उसके प्रति वफादार रहोगे। वफादार कहने का मतलब एक वफादार कुत्ता की तरह होता है कि जैसे मालिक जो कहा वो आपको करना पड़ेगा, ये सुनते हैं ना, तो वो वफादार रहोगे। तो बोला कि ठीक है हम वफादार रहेंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से नहीं रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मतलब कहने का मतलब क्या कि हम राजा को जा करके अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये क्या करते हैं कि उसके लिए इनका एक बेटा है, कौन, संभाजी। कौन है, संभाजी। ये संभाजी को क्या कर देते हैं, ये मुगल के दरबार में क्या कर देते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो सेवा प्रदान करना है उसके लिए व्यक्ति को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और ये संभाजी कौन है, ये शिवाजी का क्या है, बेटा है। अब क्या होता है कि इन्हें जाते हैं तो इन्हें 5000 का मनसब दिया जाता है, 5000 का मनसब। ये मनसब क्या था, सो हमने बताया है। जैसे में कई होता है ना कि कई सेनों का संगठन होता है, कई सिपाहियों का संगठन होता है, ठीक है। तो कई जो सैनिक है उस सैनिक को मिला करके क्या बनते हैं, वो मनसब बनते हैं। तो उसी का नाम दिया गया है। जैसे में इसके बारे में हमने चर्चा किया है, जब हमने बड़ा बता रहा था ना ये मनसबदारी, तो अकबर, तो आप अगर किन्हीं को पूरी अच्छी तरह से जानना है तो अकबर की जाकर के वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5000 का मनसब किसे दिया जाता है, तो ये 5000 का मनसब दिया जाता है, ये किसे, संभाजी को दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि एक बात और होता है, एक बात और क्या होता है कि ये जो जयसिंह जो है, ये जयसिंह शिवाजी को किसी तरह मना लेता है। शिवाजी को मना लेता है क्या कि आप किसी भी तरह क्या कीजिए कि एक बार औरंगजेब से जाकर के भेंट कर लीजिए, किसी भी तरह आप एक बार औरंगजेब से जाकर के भेंट कर लीजिए। क्योंकि देखिएगा ये तो भेज चुका था ही ना, संभाजी को भेज दिया था कि ठीक है संभाजी तुम्हारे दरबार में रहेगा और सेवा प्रदान करेगा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे। लेकिन ये क्या था कि ये कौन, शिवाजी जो थे, ये शिवाजी खुद जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसके कहने पर, जयसिंह के कहने पर कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको जा करके एक बार राजा से क्या करना है, बात करना है, यानी औरंगजेब से क्या करना है, बात करना है। तो किसी तरह मान जाते हैं, कौन, शिवाजी मान जाते हैं। और शिवाजी जब मान जाते हैं तो यही अजमेर में, यहाँ आगरा के दरबार में आते हैं, ठीक है, आगरा के दरबार में। और आगरा के दरबार में औरंगजेब बैठा हुआ है। उस समय क्या था, औरंगजेब का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। और जब जन्मदिन था तो अब ये जो औरंगजेब आते हैं, और औरंगजेब के दरबार में जब आते हैं, कौन, शिवाजी जब आते हैं, तो इनको कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। यानी एक ऐसा खुद सोचिए कि एक इतने से बड़े क्षेत्र का क्या है, राजा है, और इतने से बड़े से क्षेत्र का राजा है, और इसे ऐसे ही सीट पर क्या किया जाता है, बैठा दिया जाता है। और कई घंटों के बाद में औरंगजेब आता है, क्योंकि उस समय जब उनका जन्मदिन था औरंगजेब का, तो काफी बिजी था वो। अब जब बिजी था तो अब शिवाजी के लिए भी क्या करते हैं औरंगजेब, ये शिवाजी के लिए भी औरंगजेब अपना समय नहीं निकाल पाता है, शिवाजी के लिए भी। तो शिवाजी क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं औरंगजेब से, और वही कड़ी आवाज में बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात कर देते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं कि हमें बुलाया किस लिए गया था, औरंगजेब जब टाइम नहीं निकाल सकता है तो हमें क्यों बुलाया था। क्योंकि ये चाहते थे कि हम राजा हैं तो हमसे राजा की तरह व्यवहार करो, ये पता ना किस तरह का व्यवहार कर रहे हो, हम राजा हैं, राजा की तरह हम व्यवहार करो। तो इस बात से क्या होता है कि औरंगजेब नाराज हो जाता है, क्योंकि मुगल दरबार में ऐसे किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो ऊंची आवाज में बात कर सके। ये शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और ऊंची आवाज में बात करते हैं। इस बात से औरंगजेब नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद में इसे क्या कर देता है, नजरअंदाज कर देता। नजरअंदाज मतलब क्या कहने का मतलब, इसे क्या कर देता है, कोठी में डाल देता है, ठीक है, जेल में डाल देता है, ठीक है। अब जब जेल में डाल देता है तो अब यही बात एक चिट्ठी लिख करके बोला जाता है, औरंगजेब से पूछा जाता है, औरंगजेब चिट्ठी लिखता है उसके पास में, किसके पास में, क्योंकि उस समय अभी दक्षिण में कौन है, अभी जयसिंह तो दक्षिण में ही रहेगा, ये तो मिलने आया है। अब क्या होता है कि ये वहां से जयसिंह चिट्ठी में बोलता है, ये जयसिंह कि शिवाजी के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आया, क्योंकि यहू गर्म है, पूरा औरंगजेब पूरा गर्म खूंखार यहू है, शिवाजी भी यहू है, ठीक है, शिवाजी भी वही है। तो अब ये जयसिंह बोलता है क्या औरंगजेब से कि इससे किससे, शिवाजी से थोड़ा सा नरमी से पेश आइएगा, कि जैसे ही कोई चीज का समाधान होता, कोई निष्कर्ष पे पहुंचते, वो सब
जैसे वो क्या करते हैं कि ये शिवाजी जो है अपने बेटा के साथ में संभाजी के साथ में, ये संभाजी के साथ में क्या होते हैं, भाग जाते हैं। संभाजी के साथ में जो उनसे किला में इसे बंद करके रखा गया था, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो फिर उसके बाद कल की कहानियां जो आएगी, जो कल के वीडियो में आएंगे, जो बाकी जो है वो कल के वीडियो में, कैसे भागते हैं वो सब चीज कल देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट दिखाइएगा क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।